ये क्या मिक्सर बनाया हुआ है? तो क्या खा रहा है? बीका जी ना? हाँ, इसी का ना फैमिली ट्री है। तेरे को पता है ये बीका जी को जो फाउंडर है वो एक्चुअली हल्दीराम्स के फाउंडर का पोता है। नहीं यार। मुझे भी नहीं पता था। बीका जी एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में जनरली लोग नहीं जानते। इसके बारे में और बता ना। और जानना है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बीकानेर भुजिया की। इसके साथ साथ ये थर्ड लार्जेस्ट एथनिक स्नैक कंपनी भी है। प्रोडक्ट कैटेगरी और रेंज की बात करें तो कंपनी की अराउंड 300 प्लस SKU है विद 6 मेन कैटेगरीज एंड ये है भुजिया, नमकीन, पैकेट स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर्स जिसमें फ्रोजन फूड्स भी आते हैं। कंपनी अपना 70% रेवेन्यू भुजिया और नमकीन प्रोडक्ट से जनरेट करती है। रेवेन्यू बाय कैटेगरी के लिए ये चार्ट देखिए। अब इस स्टॉक को एनालाइज करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर सुनील शाह जो है पार्टनर एट SRE PMS। मिस्टर शाह को 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन दी इक्विटी मार्केट्स एंड इसके साथ साथ वो इनाम सिक्योरिटीज में हेड ऑफ रिसर्च भी रह चुके हैं। दैट वाज फ्रॉम 2011 टू 2018। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। बीकाजी फूड्स अपने अलग अलग कैटेगरीज को कैसे मार्केट करता है? Yeah, sure. So let's understand this company in little bit more detail. There are 3 product categories. First, we call it as the premium category, जिसमें जो है बहुत सारे health conscious products आते हैं. So there are 2 such things which they are doing there in the health conscious space. One is their multi-grain product which they are making, and second is the roasted products which they are making. अभी जो multi-grain और roasted है वो एक health conscious premium segment में आता है. Then they come in the family packs, जहाँ पे वो जो पैकेट्स है वो 10 रुपीज से लेके 100 रुपीज की साइज के होते हैं. So that is the second which where brand plays a very big role. And the third is the impulse, which is impulsive buying. मतलब आपने खड़े खड़े वो पैकेट ले लिया and you start consuming the product, which is the 5 rupee, 10 rupee market. So these are the 3 categories in which the company is positioned. So in case of Bikaji, कंपनीज के ऑलमोस्ट 2,78,000 रिटेल टच पॉइंट्स है विद इन द कंट्री एंड दैट 2,78,000 टच पॉइंट्स द कंपनी इंटेंड्स टू इंक्रीज इट टू 3.5 lakh टच पॉइंट्स इन द नेक्स्ट 18 months. So availability of the product is the key USP of Bikaji, and because it's a brand, because people are very much familiar with it, the consumption also takes off. So that's the simple understanding on the company at least right now. कैटेगरीज के बारे में तो अच्छे से समझ लिया, बट ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कंपनी के पास लगभग 3,15,000 मेट्रिक टन्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कैटेगरी वाइज डिटेल के लिए ये पिक्चर देखिए। बीकाजी फूड्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया के चारों कोनों में है और ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ताकि कंपनी इंडिया के हर रीजन को केटर कर सके। हमारा अगला सवाल भी इसके ऊपर ही है। बीकाजी फूड्स क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है टू केटर टू न्यू एरियाज एंड वाइडन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया? So in case of Bikaji, their strategy is to really divide the country in 3 different parts. First जो है वो उनके core states है जहाँ पे वो already established है और जहाँ पे उसे काफ़ी कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंटल मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और ग्रोथ उनके लिए आ रहा है. सो दोज 3 states आर द स्टेट ऑफ राजस्थान, Assam and Bihar, where they are fairly established. Now their target is not to go pan India immediately, but to break it up in 2 parts, which is focus states. So in focus states they have identified 6 different states जहाँ पे वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ाना चाहती है. जैसे मैंने पहले बताया कि उनका टारगेट है 2,78,000 से 3,50,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे पहुंचना है. तो नाउ इन द फोकस स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट 1,05,000. नाउ दे वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम 1,05,000 to 1,50,000 touch points in the focus state. So in the core states where they are growing, their target is to grow in the focus states by more than 30% of the growth rate of the 4 states. So that is how they are bifurcating. That is where they are going slowly, steadily, but in a very, very strong manner. Because if you suddenly start going across the country, growth cannot be managed. ये अप्रोच के साथ साथ बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी काफी अग्रेसिव है। कंपनी ने अभी ही नया कैंपेन लॉन्च किया था, बिकाजी खाओ लंदन जाओ। इसके साथ साथ कई अलग अलग विनिंग प्राइजेस बिकाजी के प्रोडक्ट्स खरीदने पे। इसी कैंपेन को लेकर मैनेजमेंट का कहना है कि फैमिली पैक में ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ साथ बिकाजी फूड्स ने अमिताभ बच्चन का टेन्योर एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी एक्सटेंड किया है और कंपनी कौन बनेगा करोड़पति की स्पॉन्सर भी है। सिर्फ यही नहीं, बिकाजी फूड्स सोशल मीडिया कैंपेन्स में भी काफी अग्रेसिव है। कंपनी को लगभग 261 करोड़ की PLI सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड इसकी मदद से कंपनी अपने कोर स्टेट्स में कैपेसिटी इंक्रीज करेगी।
फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज लगभग 19% से बढ़े फ्रॉम 1090 करोड़ रुपीस टू 1293 करोड़ रुपीस। इसके पीछे के रीजंस क्या थे? पहला तो 15% ग्रोथ इन वॉल्यूम्स एंड दूसरा प्राइस हाइक अक्रॉस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अक्रॉस कैटेगरी के लिए ये टेबल देखिए। फाइनेंशियल्स में एक चीज पे फोकस करना चाहिए कि जनरली बीकाजी फूड्स के मार्जिन अराउंड 13 to 15% रहते हैं, बट Q4 FY24 में ऑपरेटिंग मार्जिन काफी बड़े थे। अब इसके बारे में सुनील जी से पूछते हैं, क्या कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है या फिर ये एक वन ऑफ केस है? Very good question. For this we have to understand what happened in quarter 3. The margin was up in quarter 4, but the impact was because of the things that they have done in quarter 3 of last year. What had happened last year was that the edible oil prices had gone up. And because the edible prices had gone up, the company had immediately taken a price hike in the month of October 2023, basis which quarter 4 of FY24 was a very, very huge profitability wise or margin wise. Now that 17%, let's call it as a one-off. 13% is the normal range of margin for the company. The price hike that they had taken was about 2.5%, and then when the edible price is corrected, they did not correct the end product prices. So the margin came in high, but it was only for that particular quarter. However, in the first half of this year also, the product prices were higher, the raw material prices was low. But the extra income or extra operating profit that the company did was utilized more to increase their distribution network and give more working capital facilities to the distributors to put the product in their retail outlet and make some money over there. So hence 13% is the normal run rate. 17% was a one-off which we should not consider. बीकाजी फूड्स भुजिया और नमकीन में लीडर तो है ही, लेकिन कंपनी अपने एफर्ट्स वेस्टर्न स्नैक्स और फ्रोजन फूड कैटेगरी में भी कर रही है। ऐसा कैसे? कंपनी जहाँ पहले फ्रोजन फूड्स आउटसोर्स करती थी, अब खुद प्रोडक्शन करती है। सिर्फ यही नहीं, बीकाजी के टोटल एक्सपोर्ट्स का 40% फ्रोजन प्रोडक्ट्स की वजह से ही आता है। ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए बीकाजी फूड्स ने रिसेंटली 53% स्टेक बाई किया इन हेजलनट फैक्ट्री। चलिए सुनील जी से पूछते हैं कि इसके पीछे कंपनी का इंटेंशन क्या है। So Hazelnut is one such acquisition which they have done with the intent of moving up the value chain of healthy snacks eventually when they roll it out. So let's break up the company strategy in two parts. The first being that over the next 18 months, grow more of the distribution network, and thereafter over the next 3 years or so, focus more on the healthy snacks. So as I interacted with the directors of the company, this is the understanding which I am getting from them, that the company is preparing themselves from right now to face the changing times coming forward. So as I stated, 83% of the revenue of the company is currently coming from the namkeens, the bhujiyas and the sweets. Then the rest of the 17% is coming from frozen foods and healthy snacks. Now that's the segment where the growth rate is much higher, and so they have done all these acquisitions right now. The fruits of these acquisitions are going to come at least not before the next 2 years. So in the next 2 years, we will see the distribution play out, and post which we will see all these products of frozen food and healthy snacks will be used in the channel that they set up to sell the products across India. That was really insightful. कंपनी ने पिछले 3 सालों में जहां सेल्स 21% कैगर से बढ़ाई है, वही प्रॉफिट सेम पीरियड में डबल रेट से कंपाउंड हुए हैं। बट क्या ऐसा आगे भी होगा बढ़ते कंपटीशन की वजह से? चलिए जानते हैं बीकाजी फूड्स के मेन कंपेटिटर्स के बारे में। इंडस्ट्री को अगर हम समझे, so there will be hardly 10 players who will have a revenue base of more than 2,000 crores. That's how the industry is categorized. If we see the entire industry, there will be more than 100 players pan-India. But the top 10 will be accounting for almost 65% of the market share. And the leader in this business is Haldiram, which is so famous and so popular that every listener would have, heard the name of Haldiram. Having looked at this entire industry, what is happening is that there is regional competition which is there. So there is a long tail where small players have small market share which come and go. Now why I'm saying that they come and go? Because they are not able to scale up their business. And as it happened in last year when the edible prices shot up, the ability of a brand to do a price hike is much more easier than a very small player.
So when the business cycle turns, the small companies either wind up their shop or are not able to scale up. They face problems of working capital. So the competition is very, very huge. That is like players are very, very large. But the top 10 are the big boys. They are the ones who will grow as they can face the business cycle easily. So ये बहुत ही competitive industry है now, and it's very, very tough to survive as well. And only the few will survive. So I think Bikaji is well placed in that category. इंडिया में तो लीडिंग एथनिक स्नैक और बीकानेर भुजिया प्लेयर है ही बीकाजी। इसके साथ साथ इन ऑर्डर टू अपस्केल दी एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल प्ले, बीकाजी फूड्स ने यूएसए में अपना एक सब्सिडरी भी इंकॉर्पोरेट करी है। क्या ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है टू इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन इन यूएसए? So Bikaji as a company is currently exporting in more than 25 countries. The percentage of revenue is very, very small. It's only about 4% of the business which is there in the export market. But the growth rate is very high. Because the base is small at only 4%, the export market is growing at about 25% year on year. और US की जो policy guidelines formulate हो रही है, वो clearly यही हो रही है कि make in America and sell in America. So if Indian companies are having a subsidiary there, which can be even a distribution platform, then selling and capturing that market will be relatively easier. So Bikaji Foods International and its board, I would put it in one of the very few people जो आगे का सोच के आज कंपनी को प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस के साथ ये जो सब्सिडरी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है और जो फॉर्मुलेशन होने वाली है, सो दैट इंडियंस इन यूएस जहाँ पे वो आज एक्सपोर्ट करके बड़ा रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो कल उन्हें वो प्रॉब्लम ना हो। दैट इज द थॉट प्रोसेस विद विच दे हैव स्टार्टेड दिस टू प्रिपेयर देमसेल्व्स so that they don't lose out on the US market eventually अगर कोई US से पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो। That's the thought process. इंडस्ट्री स्पेसिफिक तो कई चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे रूरल एंड अर्बन ग्रोथ स्लो डाउन, बट स्पेसिफिक टू बीकाजी क्या वीकनेसेस और रिस्क है, चलिए समझते हैं। Well, the stock is trading at very, very high valuation in the market. That to my mind is the big risk. It is trading at a multiple of 70. It's got ROE of about 22, ROCE of 27%. वो तो फाइनेंशियल नंबर्स हो गए, बट ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। और अगर कल को ये जो यूएस पॉलिसी चेंजेस होती है या मार्केट को कोई कहीं से शॉक लगता है, तो ये जो हाई पी स्टॉक्स है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट से करेक्ट भी हो सकते हैं। तो बिकाजी में जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड रिस्क है। आई डोंट सी मोर ऑफ ए बिजनेस रिस्क। द सेकेंड रिस्क विच कैन हैपन इज द सडन इंक्रीज इन दोज पल्सेज एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस, जैसे पिछले साल थर्ड क्वार्टर में हुआ था। सो इफ दिस एडिबल ऑयल प्राइसेस एंड पल्स प्राइसेस इंक्रीज, then the ability of the company to really go about increasing the end product price in a very, very tough competitive situation can be a risk that we need to monitor. काफ़ी अच्छे रिस्क तो हाईलाइट हुए हैं, बट अब तक जो बीकाजी फूड्स ने डिलीवर किया वो तो कंफर्टेबल था, लेकिन एज एन इन्वेस्टर पास्ट परफॉर्मेंस का फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसे कौन से मॉनिटरेबल्स हैं जो बीकाजी के इन्वेस्टर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉनिटर करने चाहिए? कंपनी में हमें ध्यान रखना चाहिए या जो मॉनिटर करना चाहिए is the target which they have set out to everybody. So the first monitorable which I would try to keep a watch on will be the distribution points that they are talking about. So their distribution points are 2,78,000 which they are targeting to reach to 3,50,000 in the next 18 months. So we need to see every quarter the incremental touch points which they are happening. So that is the first data point that we will monitor. The second data point that we need to monitor is the EBITDA margin of 13%. If the EBITDA margin of 13% is correcting, then we need to assess what are the reasons. Are there any structural reasons जिससे वो permanently reduce margin पे हो रहा है? That is the second point. And the third important point which I think will be also the revenue growth rate. So to my assumption, because they are expanding and they are doing all this, the revenue growth rate should be at least 20% year on year basis. So these are the three monitorables to watch out for. फर्स्ट वाला जैसे मैंने बताया उनके टच पॉइंट्स कितने हैं, सेकेंड जो है वो इबिटा मार्जिन वाला है, और थर्ड है वो रेवेन्यू ग्रोथ वाला है। सो इन्वेस्टर्स जो है इस तीन चीज़ को मॉनिटर करते रहे तो उनको वही लगेगा कि कंपनी राइट ट्रैक पे जा रहा है या डी ट्रैक हो रहा है, और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का
कॉल भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, बीकाजी फूड्स का फोकस अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स, कोर स्टेट्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और नए रीजन्स को कैप्चर करने की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी पर है। एनालिस्ट के इनसाइट्स के हिसाब से कंपनी की एक्विजिशंस और फंडिंग प्लान्स उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर सकते हैं। साथ ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स और कंपटीशन के अगेंस्ट अपनी पोजीशनिंग भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ टू नोट है। रिस्क तो ज़रूर है, जैसे हर ग्रोइंग कंपनी के साथ होते हैं, लेकिन बीकाजी का क्लियर विजन और इनोवेटिव स्ट्रैटेजी उन्हें एक कंपेटिटिव एज देते हैं। आपका इस कंपनी के बारे में क्या व्यू है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ऑल्सो ग्रो टीवी के नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन सी कंपनी का 360 डिग्री एनालिसिस देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.